गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस बदलती हुई सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं, इसका पहला भाग या पहला वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, इसकी शुरुआत, इसके बारे में जानते हैं चैप्टर में है क्या। Many significant changes took place in Europe from 14th to 17th centuries, which influenced the cultural traditions of Europe। ठीक है, मतलब 14वीं से 17वीं सदी के बीच में यूरोप में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से यूरोप में जिन परिवर्तनों ने यूरोप में जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। फ्रॉम द 19th century, historians use the term Renaissance to describe the phenomenon that marks this change of cultural traditions of the period। तो 19वीं सदी से ही इतिहासकारों ने इन सभी परिवर्तनों को दर्शाने के लिए, मतलब ये जो जितने भी सांस्कृतिक परंपराओं में बदलाव देखने को मिले, उन सब को इंगित करने के लिए या चिन्हित करने के लिए पुनर्जागरण, रिनेसांस या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया कि पुनर्जागरण की वजह से ही यूरोप के जो देश थे वहाँ पर सांस्कृतिक परंपराओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले थे। तो उसका कारण बताते रिनेसांस या पुनर्जागरण। सोर्सेस, अब पढ़ते हैं कि पुनर्जागरण या जो भी कल्चरल ट्रेडिशन में बदलाव देखने को मिला उसको जानने के क्या क्या सोर्सेस हैं। देयर इज़ ए लॉट ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड बुक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स, टेक्सटाइल्स एट्सेट्रा। मतलब बहुत सारी सामग्री है इनके बारे में जानने के लिए, जो कि डॉक्यूमेंट्स के रूप में, दस्तावेजों के रूप में, प्रिंटेड बुक्स या मुद्रित किताबों के रूप में, पेंटिंग्स यानी चित्रों के रूप में, स्कल्पचर्स मूर्तियों के रूप में, बिल्डिंग्स इमारतों के रूप में, एंड टेक्सटाइल्स वस्त्रों के रूप में, जिनसे चेंजिंग, जो भी कल्चरल ट्रेडिशन में चेंजिंग या परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में पता पड़ता है। मैनी ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन आर्काइव्स, आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम्स इन यूरोप एंड अमेरिका। इनमें से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यूरोप और अमेरिका के जो आर्काइव्स है, अभिलेखागार और आर्ट गैलरी, कला चित्रशालाएँ, साथ ही म्यूजियम्स, संग्रहालय है जो है, उनमें सुरक्षित रूप से रखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ रिनेसेंस। पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण क्या है। द टर्म रिनेसेंस लिटरली मीन्स रीबर्थ। मतलब रिनेसेंस या पुनर्जागरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ हो गया पुनर्जन्म। दिस फ्रेंच वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ए स्विस स्कॉलर जैकब बर्कहार्ट इन 1860। ठीक है, इस फ्रांसीसी शब्द का प्रयोग, जो रिनेसेंस वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग एक स्विस स्कॉलर ने, स्विट्जरलैंड के एक विद्वान ने, जिनका नाम था जैकब बर्कहार्ट, 1860 में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। रिनेसेंस मीन्स रिवाइवल ऑफ द एंशियंट ग्रीक एंड लैटिन कल्चर्स। मतलब पुनर्जागरण का मतलब यह है कि जो प्राचीन यूनानी और लैटिनी भाषा संस्कृतियों का जो पुनरुत्थान हुआ वही एक तरह से रिनेसेंस या पुनर्जागरण कहलाता है। इट फर्स्ट बिगेन इन इटालियन टाउन्स लाइक रोम, वेनिस एंड फ्लोरेंस। और दुनिया में सबसे पहले पुनर्जागरण इटली के शहरों में ही हुआ था, जिनमें रोम, वेनिस और फ्लोरेंस सबसे महत्वपूर्ण शहर थे जहाँ पे ये रिनेसेंस या पुनर्जागरण देखने को मिला था। नेक्स्ट टॉपिक है जैकब बर्कहार्ट एंड हिज व्यू अबाउट रिनेसेंस।
ठीक है, जेकब बर्कहार्ट और उनके पुनर्जागरण से संबंधी विचार, पुनर्जागरण के बारे में उनका क्या मानना था। जेकब बर्कहार्ट 1818 to 1897 was a Swiss scholar from the University of ब्रेस्ले ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेकब बर्कहार्ट एक विद्वान थे स्विट्जरलैंड के। ठीक है, साथ ही वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेस्ले जो स्विट्जरलैंड में थी वहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान भी थे। ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन राके। ठीक है, 1795 to 1886। तो ये लियोपोल्ड वॉन राके का टाइमिंग था। तो जो जेकब बर्कहार्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस इतिहासकार जो थे लियोपोल्ड वॉन राके, उनके स्टूडेंट थे, उनके विद्यार्थी थे। टू हिम पॉलिटिक्स वाज नॉट द सेंट्रल कंसर्न इन हिस्ट्री राइटिंग। उनके अनुसार इतिहास लेखन में मुख्य विषय वस्तु राजनीति ही नहीं है। मतलब केवल ऐसा थोड़ी है कि इतिहास के अंदर हम केवल पॉलिटिक्स ही पढ़ेंगे। तो उनके अनुसार पॉलिटिक्स ही अकेला इतिहास लेखन का मुख्य विषय वस्तु नहीं है। हिस्ट्री वाज आल्सो कंसर्न्ड विद कल्चर्स एज विथ पॉलिटिक्स। इतिहास भी संस्कृति से उतना ही संबंधित है जितना कि राजनीति से। मतलब इतिहास लेखन में राजनीति ही नहीं आता, उसमें संस्कृति कल्चर्स का अध्ययन भी किया जाता है। तो इतिहास संस्कृति से भी उतना ही संबंधित है जितना कि राजनीति से संबंधित है। इन हिज बुक द सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसेंस इन इटली, उनकी जो किताब थी इटली में पुनर्जागरण की सभ्यता, उसमें उन्होंने कहा ही रेफर्ड the literature, architecture and painting to describe how a new humanist culture had flowed in Italian towns from the 14th to 17th century। तो उन्होंने उस किताब का हवाला देते हुए कहा कि जो लिटरेचर यानी साहित्य, आर्किटेक्चर वास्तुकला, पेंटिंग चित्रकला, इनका वर्णन किस प्रकार नई इनके वर्णन करने के लिए किस प्रकार एक नई मानवतावादी ह्यूमनिस्ट कल्चर, नई मानवतावादी संस्कृति का जन्म होता है या पनपती है इन इटालियन टाउन, इटली के शहरों में। कब? फ्रॉम 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, जो कि 14वीं सदी से 17वीं सदी के बीच ये मानवतावादी संस्कृति पनपती है। ही आल्सो रोट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिलीफ्स ऑफ दिस कल्चर एज the man of that age was capable of making his own decision and developing his skills as an individual। ठीक है, आगे वो लिखते हैं कि जो नए विश्वास है या न्यू बिलीफ्स है उनका विकास, ठीक है, संस्कृति से संबंधित जो भी नए विश्वास थे उनका विकास, उस एज द मैन ऑफ दैट एज, उस समय का जो व्यक्ति था, वाज कैपेबल, वो समर्थ था किस चीज़ में, ऑफ मेकिंग हिज ऑन डिसीजन, मतलब अपने निर्णय खुद लेने में, एंड डेवलपिंग हिज स्किल एज एन इंडिविजुअल, साथ ही अपनी स्किल को, अपनी दक्षता को और आगे बढ़ाने में भी वो समर्थ था। ठीक है, ही फर्दर रोट दैट मैन वाज मॉडर्न इन मैटर्स ऑफ थिंकिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू मिडिवल मैन हुज थिंकिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द चर्च। आगे उसे वो लिखता है, कौन? जेकब बर्कहार्ट। वो लिखते हैं कि जो आधुनिक मनुष्य था उसके सोचने में आधुनिकता थी, मतलब वो थोड़ा तर्क के साथ सोचता था और वो अपने स्वतंत्र मानसिक बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकता था। ठीक है, किसकी तुलना में? इसकी तुलना में जो मध्यकाल का जो व्यक्ति था, मिडिवल एज का जो व्यक्ति था, उसकी सोच पर चर्च का नियंत्रण होता था। जैसे चर्च जैसे बोलते थे, पोप या पादरी जैसे बोलते थे, वैसा वो करते थे। तो इस तरह से वो उस समय के लोग चर्च के पाबंदी में रहते थे या फिर एक तरह से अंधविश्वास में डूबे रहते थे। तो वो कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य इस तरह के चर्च के बंधनों से मुक्त होकर, फ्री होकर आत्मविश्वास के साथ सोच सकता था, अपने खुद के फैसले खुद ले सकता था
बजाय मध्यकालीन व्यक्ति के जो कि चर्च पर निर्भर रहता था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेस दैट occurred in Europe between 14th century and 17th century AD। मतलब यूरोप में 14वीं सदी से 17वीं सदी के बीच में हुए परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुए थे 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच। इन यूरोप फ्रॉम 14th century to the end of 17th century, a number of towns had grown in different countries together with distinctive urban cultures। ठीक है, यूरोप में 14वीं सदी से 17वीं सदी के बीच में कई शहर उभर कर सामने आते हैं, विकसित होते हैं देश यूरोप के अलग अलग देशों में एक साथ, जिनकी विशिष्ट शहरी संस्कृति थी। The people of town started to think that they were more civilized than the people of villages। उस समय के लोग ये सोचने लगे, शहरों में रहने वाले लोग ये सोचने लगे कि वो गांव में रहने वाले लोगों से ज़्यादा सभ्य है। सभ्य मतलब सिविलाइज्ड, मतलब और वो गांव के लोग थोड़े गंवार होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है। शहर के लोग अच्छे होते हैं, उनको रहने का सही ढंग पता है, खाने पीने का ढंग पता है। इस तरह से लोगों में सोच उभर के आए कि शहर के लोग अच्छे होते हैं, गांव के लोग बिल्कुल असभ्य होते हैं, गंवार होते हैं। ठीक है, मैनी टाउन्स डेवलप्ड एज सेंटर ऑफ आर्ट एंड एजुकेशन सच एज फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम ऑफ इटली। उसी दौरान 14 से 17 सेंचुरी के दौरान ही बहुत सारे शहर ऐसे थे जो कि कला और शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर कर सामने आते हैं, जिनमें फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ये तीनों शहर इटली के हैं, जो कि ये महत्वपूर्ण शहर थे जो आगे बढ़कर सामने आते हैं। द इन्वेंशन ऑफ the rich and aristocratic class began to patronize artists and writers। तो जो अमीर और अभिजात वर्ग के लोग थे, उन्होंने कलाकारों और लेखकों को संरक्षण देना शुरू कर दिया। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मेड बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल इजीली अवेलेबल। अब इसके साथ ही जब प्रिंटिंग प्रेस का या मुद्रण या छापे खाने का आविष्कार हुआ, उसकी वजह से हर व्यक्ति तक आसानी से छपी हुई किताबें और छपी हुई सामग्री पहुंच सकती थी। ए न्यू सेंस ऑफ हिस्ट्री डेवलप्ड इन यूरोप एंड पीपल डिवाइडेड हिस्ट्री एज मिडिवल एंड मॉडर्न। अब यूरोप के लोगों में एक नई समझ, इतिहास के बारे में एक नई समझ विकसित होती है, जिससे वो मध्यकाल और आधुनिक काल को अलग अलग भागों में बांटकर उनकी तुलना करने लग जाते हैं। द डेवलपमेंट इन साइंस एंड ज्योग्राफी ब्रोक ऑल द ट्रेडिशनल notions of church, like earth was the center of solar system and Mediterranean Sea was the center of the world। अब दुनिया में जब विज्ञान और भूगोल के क्षेत्र में प्रगति हुई, तो उस प्रगति ने जो परंपरागत विचार थे, चर्च के जो विचार थे, जैसे कि हमारी धरती पूरे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है, साथ ही जो भूमध्य सागर है वो हमारी धरती का केंद्र है, तो ये सारी जो गलत धारणाएं थी चर्च के द्वारा फैलाई गई थी, उन सभी गलत धारणाओं को ये साइंस और भूगोल के डेवलपमेंट ने तोड़ दिया, उस तरह को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट लेड टू द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़। क्या कारण थे कि सबसे पहले इटली के शहरों में ही पुनरुत्थान हुआ या उसी में पुनर्जागरण देखने को मिला। तो पुनर्जागरण या इटली के शहरों के पुनरुत्थान के कारक इस प्रकार है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर, द टाउन्स ऑफ इटली वर पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर्स वर फेल इनटू रूइन। मतलब जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो इटली के जो शहर जो राजनीतिक दृष्टि से और महत्वपूर्ण थे, साथ ही सांस्कृतिक केंद्र भी थे, वो पूरी तरह नष्ट हो गए।
आफ्टर द fall of Roman Empire, Western Europe was restructured by feudal bonds and unified under the Latin Church. रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो उनका पुनर्गठन होता है सामंती संबंधों के द्वारा, फ्यूडल बॉन्ड्स के द्वारा, एंड यूनिफाइड अंडर द लैटिन चर्च, साथ ही वो चर्च के नेतृत्व में, लैटिन चर्च के नेतृत्व में यूनिफाई या एकीकृत हो जाते हैं। ईस्टर्न यूरोप वेंट अंडर द रूल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर एंड इस्लाम वाज बिल्डिंग ए कॉमन सोसाइटी फर्दर वेस्ट। पूर्वी यूरोप जो था वह बाइजेंटाइन एम्पायर के, यानी जो पूर्वी रोमन एम्पायर था वो बाइजेंटीन एम्पायर ही था, तो पूर्वी यूरोप जो था बाइजेंटीन एम्पायर के अंतर्गत चला जाता है। और एंड इस्लाम वाज बिल्डिंग ए कॉमन सोसाइटी फर्दर वेस्ट, और पश्चिमी देशों में इस्लाम धर्म जो था वो एक ईसाई धर्म के साथ एक साझी सभ्यता का निर्माण करने लग जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों मिलकर पश्चिमी यूरोप पर अपना कब्जा करने लग जाते हैं। एट दिस टाइम इटली वाज वीक एंड फ्रेगमेंटेड। इस समय इटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और वो विखंडित भी हो गया था, उसके कई टुकड़े हो चुके थे। ऑल दीज डेवलपमेंट्स हेल्प द रिवाइवल ऑफ द इटालियन कल्चर, लेकिन इन्हीं सभी परिवर्तनों की ने इटली की सभ्यता को दोबारा से पुनरुत्थान होने में, उसको दोबारा से पुनर्जागरण में मदद की। द पोर्ट्स ऑफ द इटालियन कोस्ट रिवाइव्ड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड बिटवीन बाइजेंटाइन एम्पायर एंड इस्लामिक कंट्रीज। अब इटली के जो बंदरगाह शहर थे, इटली के अंदर जो भी बंदरगाह वाले शहर थे वो फिर से पुनर्जीवित हो जाते हैं, क्योंकि बाइजेंटीन एम्पायर जो पूर्वी यूरोप में था और साथ ही इस्लामिक जो देश थे उनके साथ ट्रेड रिलेशन, व्यापार के संबंध दोबारा से स्थापित हो जाता है, और वो ट्रेड रूट या सी रूट के द्वारा वो व्यापार करते हैं, जिसमें इटली के कोस्टल एरियाज या कोस्टल पोर्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रॉम द 12th century, the Mongols started trading with China through the Silk Route, and as trade increased with European countries, Italian cities played a vital role. तो 12वीं सदी से मंगोलों ने भी चाइना के साथ रेशम मार्ग के द्वारा, चाइना के अंदर जो रेशम मार्ग था उसके द्वारा व्यापार करने लगे। साथ ही चाइना से यूरोप के द्वारा जो व्यापार होता था वो भी सिल्क रूट से होता था। तो ये सारा जो व्यापार होता था इसमें इटालियन सिटीज़ ने, इटली के शहरों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीज सिटीज़ केप्ट देयर आइडेंटिटी एज इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स। अब इटली के इन शहरों ने एक नए नगर राज्य के रूप में, स्वतंत्र नए राज्य के रूप में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई। फ्लोरेंस एंड वेनिस वर अमंग द रिपब्लिक्स, और फ्लोरेंस और वेनिस भी ऐसे ही गणराज्यों में एक थे। मैनी सिटीज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स। बहुत सारे जो शहर थे इसी समय अस्तित्व में आए क्योंकि उनका जो प्रशासन था वह धनी व्यापारियों और महाजनों के हाथों में था। फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ क्लर्जी एंड फ्यूडल लॉर्ड्स, जो कि पादरी वर्ग से और सामंत वर्ग से पूरी तरह से स्वतंत्र थे। एंड दिस हेल्प द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, और इसी वजह से यहाँ पर इटली में नागरिकता के विचार की भावना का, या विचार या उसकी भावना का प्रसार होता है, उसमें इटली के शहरों के पुनरुत्थान में मदद मिलती है। तो बच्चों अभी इस वीडियो हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। धन्यवाद।